So, continuing with our amendment series, the last topic in which there has been amendment is the topic of capital gains. All the amendments are restricted to the topics related to individual. The first amendment is in the amount of AEA that is available on disposal. Annual exempt amount जो है वो अब increase कर दिया गया है from 12,000 and now it is 12,300. First जो change हुआ है that is in the AEA annual exempt amount. Annual exempt amount has been increased from 12,000 and now it's up to 12,300 pounds. ओके सो इसका ध्यान रखना एग्जाम में जब भी आप AEA के क्वेश्चन आए कैपिटल की कोई भी क्वेश्चन करो तो AEA 12,000 मत लेना 12,300 लेना. नेक्स्ट जो चेंज आया है दैट इज इन द टॉपिक रिलेटेड टू प्राइवेट रेसिडेंस रिलीफ. पहले हम इसे कहते थे प्रिंसिपल प्राइवेट रेसिडेंस रिलीफ, PPR रिलीफ कहा जाता था पहले से. अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है एक तो, एंड नाउ इट इज ओनली कॉल्ड एज प्राइवेट रेसिडेंस रिलीफ. प्रिंसिपल वर्ड यहां से हटा दिया. नाउ व्हाई दैट प्रिंसिपल वर्ड हैज बीन रिमूव्ड, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आपको इसको समझना चाहिए कि सर सिर्फ नाम का फर्क है कि एक्चुअली में कुछ फर्क आया. तो देखो इफ यू जस्ट लुक एट द प्रोविजन, ठीक है, एंड नॉट एनी डीपर, तो आपको लगता है सर एक ही फर्क है, एक तो नाम में चेंज आ गया और एक जो पहले 18 मंथ्स की कंडीशन होती थी उसकी जगह पे उसको 9 मंथ का कर दिया. बट आई वुड से नो बेटा, ये जो नाम का चेंज है ना, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. अब वो रीजन क्या है उसको समझ. पहले क्या था, द अर्लियर प्रोविजन यूज्ड टू से वाज, अगर आपके पास में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, if a person, let's say Mr. X has one property and he buys second property, another. Now he had an option. He could declare any of these depending on whichever let's say taxable sense. ठीक है, if it was part of his tax planning, he can declare that property as his principal residence and that property will be treated as his principal residence for that tax year. अब ये प्रोविजन हट चुका है. नाउ HMRC ने कहा कि देखो यार, बिकॉज हम आपको अलाउ कर रहे थे दोनों में से किसी भी एक को चूज करने के लिए एज योर प्रिंसिपल प्राइवेट रेसिडेंस, इट वाज लीडिंग टू सम रियली गुड टैक्स प्लानिंग. सो टू अवॉइड दैट HMRC ने कहा कि अब ऐसा अलाउड नहीं. नाउ द प्रोविजन इज चेंज्ड. नाउ प्रोविजन इज, अगर आप कोई भी नई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो तो जैसे ही आपने सेकंड प्रॉपर्टी एक्वायर करी, within 2 years of acquiring that property, within 2 years of acquiring that new property, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इनमें से दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी प्रिंसिपल, आपकी मेन प्राइवेट रेजिडेंस मानी जाएगी. एंड एक बार अगर आपने चूज कर लिया कि मैं प्रॉपर्टी 1 को डिक्लेयर करता हूं, सो नाउ यू कांट चेंज इट. अब प्रॉपर्टी 2 जो है वो नॉर्मल प्रॉपर्टी के ट्रीट की जाएगी, उसके ऊपर आपको फिर प्राइवेट रेजिडेंस का रिलीफ नहीं मिलेगा. जब आप उसको सोल्ड करोगे तो एक नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाएगी, उस पर आपको किसी भी तरह का कोई रिलीफ वगैरह नहीं क्लेम कर पाओगे. इस वजह से ये प्रिंसिपल वर्ड जो हटाया है, सिर्फ नाम में चेंज नहीं है, ये फंडामेंटल इस प्रोविजन से जो टैक्स प्लानिंग हुआ करती थी उसी में चेंज आ गया. तो अब उस तरीके की टैक्स प्लानिंग अलाउड नहीं है. अब सीधा सा हम क्लाइंट्स को ये सजेशन देंगे कि जैसे ही आप सेकंड प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो तो आप विदिन 2 years डिसाइड कर लो उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपको मेन रेजिडेंस की तरह ट्रीट करनी. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे तो हम बोलेंगे अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी नई वाली और जो पहले से डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी, उन दोनों में से कौन सी को डिक्लेयर करना है वो नेक्स्ट 2 years में डिक्लेयर कर दो. ऐसे चेंज चलती रहेगी और जो आपकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको प्राइवेट रेसिडेंस रिलीफ का बेनिफिट मिलता रहेगा. ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल चेंज है. अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ ये 2 साल की लिमिट ध्यान रखनी है अपने लिए एग्जाम में कि कितने टाइम पीरियड में आप चूज कर सकते हो. अब 2 साल की लिमिट है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वायरिंग ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी. ठीक है, इससे ज्यादा टैक्स प्लानिंग के पॉइंट TX में तो आते ही नहीं है. ठीक है, ATX में आएंगे तब देखेंगे, तो इससे ज्यादा आपके लिए नहीं है. बट ये आप जरूर ध्यान रखना कि ये इसमें जो चेंज आया है, इट इज नॉट जस्ट कि एक छोटा सा नाम का चेंज है, इट गोज अ लिटिल बिट डीपर. सेकेंड चेंज जो इस प्रोविजन में हुआ है दैट इज मोर रीजनेबल, जो सबको पता पड़ ही रहा है कि भाई सर पहले ना लास्ट 18 मंथ्स की लिमिट थी. हम बोलते थे पहले कि लास्ट 18 मंथ को हमेशा ऑक्यूपाइड पीरियड माना जाएगा, डीम्ड ऑक्यूपेशन मान ली जाएगी. अब उस लिमिट को कम करके 9 मंथ्स ही कर लिया. सो अब जो आपके पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन में डीम्ड ऑक्यूपेशन के पॉइंट है
वहां पे हमने सिर्फ 9 मंथ्स कर दिए हैं इंस्टेड ऑफ 18 मंथ्स, कि भाई लास्ट 9 मंथ्स जो है वो हमेशा ही आपके ऑक्यूपेशन पीरियड डीम्ड ऑक्यूपेशन काउंट किए जाएंगे। उसके बाद में जो बाकी के प्रोविजन उनमें कोई फर्क नहीं, अप टू 3 इयर्स एब्सेंट फॉर एनी रीजन, ठीक है, एनी पीरियड स्पेंड लिविंग ओवरसीज ड्यू टू वर्क, एंड अप टू 4 इयर्स ऑफ एब्सेंस एज ए रिजल्ट ऑफ वर्किंग एल्सवेयर इन द यूके। इन प्रोविजन में कहीं पर भी कोई भी फर्क नहीं आया, सिर्फ फर्क जो आया है वो आपका इस 9 मंथ वाले प्रोविजन, 18 की जगह अभी 9 मंथ। ठीक है, ठीक, ये इलेक्शन वाला पॉइंट भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोविजन में और कोई चीज नहीं, एक फंडामेंटल चेंज जिसकी जो नाम चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया क्यों किया करा गया ऐसे। और सेकंड, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन के बारे में बात, डीम्ड ऑक्यूपेशन की जो आपकी लास्ट 18 मंथ्स की रिक्वायरमेंट थी उसको अब 9 मंथ का ही कर दिया गया, एक और ये चीज। नेक्स्ट जो चेंज आया है दैट इज इन द रिलीफ, लेटिंग रिलीफ पोर्शन, इसी से जुड़ा हुआ एक और रिलीफ आपको मिलता था, दैट इज लेटिंग रिलीफ। अब लेटिंग रिलीफ में भी एक बहुत फंडामेंटल चेंज हुआ। पहले लेटिंग रिलीफ दो टाइप में मिल सकता था। आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी ट्रेड या बिजनेस को एज ए लेट आउट करिए, आपने ट्रेड या बिजनेस को लेट आउट करिए, रेंट आउट करिए, तो उस केस में भी आप लेटिंग रिलीफ क्लेम कर सकते थे। अब उस ट्रेड और बिजनेस वाले पॉइंट को बिल्कुल हटा देगा। अब बोला गया है कि आप अगर प्रॉपर्टी को ट्रेड या बिजनेस के लिए रेंट पे देते हो तो अब आपको उसके ऊपर लेटिंग रिलीफ नहीं मिलेगा। लेटिंग रिलीफ इज नाउ इज ओनली अवेलेबल वेयर एन इंडिविजुअल्स मेन रेसिडेंस इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल यूज ओनली। सो ट्रेड बिजनेस वाला पॉइंट हट गया। सेकंड जो एक और मेजर चेंज आया दैट इज, पहले ऐसा अलाउड था कि या तो आप वो प्रॉपर्टी खाली करके चले गए, मान लो आप ओवरसीज चले गए और आपने उस पीरियड में लेट आउट करी है प्रॉपर्टी, तो उस लेट आउट के लिए भी आप चाहो तो आप लेटिंग रिलीफ क्लेम कर सकते थे, बट अब उस प्रोविजन को भी हटा दिया गया। अब लेटिंग रिलीफ तभी मिलेगा आपको जब आप और आपके जो टेनेंट है दोनों साथ में, इट अप्लाइज व्हेन द ओनर लेट्स पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हाइल स्टिल ऑक्यूपाइंग द रिमाइंडर। हम कहते हैं जब तक आप उस घर में खुद किसी पोर्शन में नहीं रह रहे हो, अगर आपने अपने अपने पोर्शन रखा हुआ है, एक छोटा पोर्शन अलग से लेट आउट कर रखा है, फाइन, आप लेटिंग रिलीफ क्लेम कर सकते हो। बट पहले ऐसा अलाउड था कि आपने अगर मान लो वो घर खाली कर दिया, आप बाहर चले गए काम करने के लिए, ठीक है, या यूके में कहीं एल्सवेयर काम कर रहे हो, किसी वजह से वेकेशन पे बाहर हो और आपने उस टाइम पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी को किसी को लेट आउट दिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो उस केस में आप नहीं रह रहे हो, पूरी प्रॉपर्टी किसी और के कंट्रोल में, तो हम कहते हैं उस जगह पर भी पहले लेटिंग रिलीफ अलाउड था उस केस में जब आप एब्सेंट हो, बट अब आपकी एब्सेंस अलाउड नहीं है। अब हमने बोला है कि आपको साथ में दोनों जनों को अलग अलग पोर्शन अलग अलग हो सकते हैं, किसी बात है, हम कहते हैं लेकिन आपको ओनर और लेट आउट पर्सन दोनों को साथ में रहना हो, दोनों को एक ही टाइम पे ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, वरना आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं बाहर था और मैंने लेट आउट कर लिया, तो उस केस में लेटिंग रिलीफ नहीं मिलने वाला, जो पहले मिल जाता था। पहले ये मिला करता था, अब ये नहीं मिलेगा, तो अब हम बोलेंगे ओनर और टेनेंट को दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, वो एक पोर्शन में आप रहो, एक पोर्शन में आप रहो, वो अलग बात। अब एक और पॉइंट आया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एडिशन है ये। However, if the owner has one lodger who lives as a member of the owner's family, sharing the accommodation and taking meals with them, then full PPR will be available and letting relief will not be considered. क्या कहा जा रहा है भाई यहाँ पे? हम कह रहे हैं अगर मान लो कोई लॉजर है, ठीक है, देखो वर्ड लॉजर यूज करा है, नॉट टेनेंट, ठीक है, इस लॉजर वर्ड के पीछे का रीजन क्या है? देखो आज की तारीख में आप लोगों ने एयरबीएनबी वगैरह इनके बारे में सुन ही रखा है। आप अपने एयरबीएनबी का कंसेप्ट ये है कि आप अपने घर का एक रूम वगैरह आप टूरिस्ट वगैरह को रहने के लिए दे सकते हो, वो आते हैं एक रेंट पे करते हैं आपको, आपके घर में रहते हैं, आपके ही सारी अकोमोडेशन की फैसिलिटीज वगैरह यूज करते हैं, आपके साथ डाइनिंग में खाना खाते हैं और फिर आपको पेमेंट करके जो भी पर नाइट फिक्स पेमेंट हुआ वो देकर के वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई लॉजर आपके पास में आकर के रह रहा है तो हम कहते हैं यार उस केस में ना आपको लेटिंग रिलीफ वहां पे भी नहीं मिलेगा। वो आपने कोई रेंट पे नहीं दिया, आपने कोई पोर्शन रेंट पे नहीं दिया, वो तो आपने एयरबीएनबी के ऊपर चढ़ाया, अपना एक घर का एक रूम है हमारे पास में, एरिया पोर्शन खाली है, उसके अंदर गेस्ट को क्या कहते हैं होस्ट कर सकते हैं। तो वैसा कुछ अगर केस है, लॉजिंग का केस है, ठीक है, नॉट रेंटिंग, लॉजिंग वाला केस है, उस केस में भी अब आपको लेटिंग रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट क्योंकि आपकी ये प्रिंसिपल रेजिडेंस है तो आपको पीपीआर तो मिल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीपीआर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपने थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी में से पैसा कमा लिया, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही, तो पीपीआर का बेनिफिट तो रहेगा, आप उसमें खुद रह रहे हो, साथ साथ में लॉजर भी रह रहा है, एयरबीएनबी के थ्रू है, किसी भी ऐप के थ्रू, ठीक है, तो हम कह रहे हैं वहां पे पीपीआर तो मिलेगा, बट जो लेटिंग रिलीफ है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नाउ दिस इज नॉट
in the truest sense a tenancy agreement. It is not in its truest sense. आप कह सकते हो कि आप अगर एसेंस देखो तो ये एक टेनेंसी एग्रीमेंट की तरह है. इट इज नॉट एग्जैक्टली और 100% टेनेंसी एग्रीमेंट. ठीक है ना. ये थोड़ा सा आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, लॉजिंग के रिलेशन में ज्यादा है. ये थोड़ा सा होटल में चेक इन करके चेकआउट करने वाला सिस्टम ज्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल लेटिंग आउट ऑफ योर पोर्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी. ठीक है. तो ये बेसिकली एयरबीएनबी और इनको ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन ऐड किया. तो ये दो फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं इन द सेक्शन रिलेटेड टू आपकी प्राइवेट रेजिडेंस, प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस. पहले तो प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस के अंदर आपके नाम में चेंज आया है, अब उसे प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ हो चुका है. उसमें आपको 2 ईयर का ही टाइम मिलता है जब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो. ठीक है. तो किसी एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए नेक्स्ट उसके बाद में उसमें चेंज आया कि भाई आपकी जो लास्ट 18 मंथ की डीम्ड ऑक्यूपेशन का पीरियड होता था उसको कम करके 9 मंथ्स कर दिया गया. लेटिंग रिलीफ हम कहते हैं कि आप सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लेट आउट कर सकते हो और साथ साथ में तब ही मिलेगा जब आप और टेनेंट साथ में ऑक्यूपाई करते हो. इससे अपने सेपरेट पोर्शन ऑक्यूपाई कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं. बट ऐसा नहीं है कि आपकी एब्सेंस में आपने अगर लेट आउट कर रखा है तो उस केस में हम कहते हैं कि आपको लेटिंग रिलीफ अब आपको नहीं मिलता. पहले मिलता था, अब मिलना वो बंद हो चुका है. साथ साथ में बिकॉज ऑफ ऑल दिस आपकी ट्रैवलिंग एप्स जिनमें जो आपको बेनिफिट मिलते हैं लॉजिंग के, उनको देखते हुए एक और प्रोविजन लाया गया कि अगर आप लॉजिंग वगैरह के हिसाब से किसी पर्सन को अपने पास में रखते हो तो लेटिंग रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते. आपको वहां पे पीपीआर मिल जाएगा. लेटिंग रिलीफ का बेनिफिट उस केस में आप नहीं बोल सकते कि भाई मैंने तो देखो रेंट पे दिया था मेरा घर 4-5-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जो भी एक साल भर में. ठीक है. तो उसके बेसिस पे आप लेटिंग रिलीफ क्लेम नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो एक ये चेंज है. बाकी जो लेटिंग रिलीफ की अमाउंट वगैरह है वो लिमिट में उसमें कोई चेंज नहीं है. आपको अभी भी वो लेटिंग रिलीफ लोएस्ट मिलेगा 40,000. या अमाउंट ऑफ द गेन्स एग्जेम्प्टेड बाय द नॉर्मल पीपीआर रिलीफ और द पार्ट ऑफ द गेन स्टिल इन चार्ज एट्रीब्यूटेड टू द लेटिंग पीरियड. तो वो सेम कैलकुलेशन करनी है, उसमें कोई फर्क नहीं, बस फंडामेंटल प्रोविजन के एप्लीकेशन में फर्क है. ठीक है. तो एक ये डिफरेंस है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है. On 1st May 1993, Kareem purchased a house in Southampton for £25,000. He occupied the house as follows. He lived in the house for 14 months. He lived in the rental property in Southampton for 27 months. Employed overseas 12 months. Lived with relatives for 4 months. Lived in the house. वापस से reoccupy कर गया 161 months के लिए. And lived in a rental property in Newcastle in 150. ठीक. अब देखो आपने 1993 मई में एक्वायर करी थी और फरवरी 2021 के अंदर आपने इस प्रॉपर्टी को लेफ्ट आउट कर दिया, इसको सेल आउट कर दिया फॉर 95,000. कॉस्ट आपको दी रखी. तो हमारे पास में सबसे पहले तो हमने निकाला कि भाई अभी इसको नॉर्मल गेन कितना हो रहा है बिफोर एनी रिलीफ. तो हमें पता पड़ा कि सर 95,000 में से 25,000 की कॉस्टिंग तो हम लेस कर ही सकते हैं. तो अभी बिफोर एनी पीपीआर रिलीफ इस पर्टिकुलर पर्सन जो हमारे पर्सन है करीम को, उनको 70,000 का गेन हुआ. अब हम कहते हैं पीपीआर के हिसाब से बेनिफिट निकाले. तो हम देखते हैं इसमें से कौन कौन सा पीरियड है जो आपका ऑक्यूपाइड, डीम्ड ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपाइड माना जाएगा, कौन सा आपका चार्जेबल माना जाएगा. सो 14 मंथ्स आप खुद के घर में खुद रह रहे हो भाई. दिस इज टोटली ऑक्यूपाइड पीरियड, सेल्फ ऑक्यूपाइड है. तो ये तो आपका इसमें तो कोई चार्जेबल पीरियड निकलेगा नहीं. आपने रेंटल प्रॉपर्टी में रहे साउथहैम्पटन के अंदर, आपने घर खाली कर दिया. बट हमें पता है कि सर एनी रीजन का भी तो एक प्रोविजन है हमारे पास. हम चाहे तो फॉर एनी रीजन भी रह सकते हैं और हम वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं रिडक्शन. तो हमने कहा 27 मंथ्स का क्लेम एनी रीजन के नाम पे कर दिया. ठीक है. तो चार्जेबल यहाँ भी कुछ नहीं हुआ. एम्प्लॉयड ओवरसीज, ओवरसीज का तो हमें रिडक्शन मिलता ही मिलता है, तो हमने ओवरसीज रिडक्शन लिया. लिव्ड विद रिलेटिव्स 4 मंथ्स. सर हम ना 3 साल तक एनी रीजन के लिए क्लेम कर सकते हैं. हमने सिर्फ अभी 27 मंथ्स ही क्लेम करा है. तो अभी हमारे पास में बच रहे महीने, तो 4 महीने का जो ये हम भी क्लेम कर सकते हैं. हमने 4 महीने का यहाँ पे रिडक्शन भी क्लेम कर लिया. अब लिव्ड इन द हाउस, तो ये तो खुद ही सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन है, तो इसका तो अपने को टैक्स नहीं जरूरत है, खाली हो ही गया पूरा. अब बचे लास्ट के 115. यहाँ पे आप रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर रहे न्यू कैसल के अंदर. अब क्या करेंगे. देखो सबसे पहले तो लास्ट के 9 मंथ जो है ना, वो तो आपके अलग से आप बोल ही दो कि वो तो भाई डीम ऑक्यूपाइड है, उसमें तो आपको देने की कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं. तो 115 में से जो 9 मंथ है वो मैंने यहाँ निकाल दिया. ठीक है. उसके ऊपर तो मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे लास्ट 9 मंथ्स का हमेशा डीम्ड ऑक्यूपेशन माना जाता है, ये हमने पढ़ लिया. ठीक. अब बच्चे का क्या करें सर. 115 में से 9 गए तो बचे 106. मैं कहूंगा ये 106 पूरे के पूरे चार्जेबल हो जाएंगे. सर कैसे. सिंपल भाई, आपने ये प्रॉपर्टी रेंट, आप किसी प्रॉपर्टी में रहते न्यू कैसल के अंदर. ठीक है. क्या ये ओवरसीज वर्क है. सर नहीं है. क्या ये एल्सवेयर वर्क है. सर नहीं है. सर ये लेकिन वो एनी रीजन वाली कंडीशन में फिट कर सकते हैं क्या.
मैं कहूंगा एनी रीजन वाली कंडीशन के साथ में एक कंडीशन अटैच्ड है। आप एनी रीजन वाली कंडीशन में अगर अटैच करने जाओगे तो वहां पे क्या कि आप वापस से आके रहने चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर। क्या ये पर्सन वापस से आके रहा है क्या प्रॉपर्टी के अंदर? हमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है नहीं। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि अब ये जो 106 मंथ का जो पीरियड बच रहा है ये पूरा का पूरा आपका चार्जेबल हो जाएगा। तो आउट ऑफ द टोटल 333 आपने 14 यहाँ एग्जाम कर लिया था क्योंकि ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, एक्चुअल ऑक्यूपेशन है। वैसे ही 161 भी एक्चुअल ऑक्यूपेशन था। 27 और 4 जो थे वो हमने कह दिया फॉर एनी रीजन की वजह से आप एग्जाम कर लो। जो 12 मंथ्स का ओवरशीट था वो एम्प्लॉयड ओवरबोर्ड है, उसको भी हमने अब्रॉड के बेसिस पे उसको एग्जाम कर लिया। 9 मंथ्स तो होने ही होने हमेशा, फाइनल 9 मंथ्स। तो ये 161 आपके चार्जेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली 333 में से 227 एग्जाम, 106 जो है वो आपके चार्जेबल। तो अब जो 70,000 का आपका चार्जेबल अमाउंट बच रहा था उसमें से आपको 227 मंथ्स का पीपीआर एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, या यूं कह लो कि 106 मंथ्स का ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपका एग्जाम्पशन अमाउंट हो जाएगा 47,780। तो 70 में से 47,718 आपको मिल जाएगा एग्जाम्पशन। बचे हुए अमाउंट के ऊपर आप चार्जेबल गेन वगैरह पे कर सकते हो आफ्टर डिडक्टिंग और एईए वगैरह जो बाकी के प्रोविजन है। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ प्राइवेट रेजिडेंस वाला। नेक्स्ट जो चेंज आया है हमारे कैपिटल गेन के अंदर वो आया है इन द टॉपिक जहां पे पहले हुआ करता था एंटरप्रेन्योर्स रिलीफ, हम उसे एंटरप्रेन्योर्स रिलीफ कहा करते थे, अब उसका भी नाम चेंज हो गया एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ। पहले इसका नाम दिया था एंटरप्रेन्योर रिलीफ। ठीक है, और इसी का पहले क्या होता ना, चक्कर ये पता था कि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। एक नाम था एंटरप्रेन्योर रिलीफ का और एक इसी का छोटा भाई था जिसका नाम था इन्वेस्टर रिलीफ। तो दोनों नाम ना थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग लिखा करते। एक आपके पास में रिलीफ है इन्वेस्टर रिलीफ के नाम का, एक था आपके पास में एंटरप्रेन्योर रिलीफ के नाम का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। तो अभी तो हमने वो चेंज कर, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने लिमिट भी चेंज कर। पहले इन्वेस्टर्स रिलीफ और एंटरप्रेन्योर्स रिलीफ दोनों में 10 मिलियन, फर्स्ट 10 मिलियन तक 10% की टैक्स रेट की आपके पास में रिलीफ हुआ करता था। अब चेंज हो गया, हमने कहा इन्वेस्टर्स में तो अभी भी हम आपको 10 मिलियन देने को तैयार है, बट अब बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ BADR, जिसको हम शॉर्ट में, पहले इसको शॉर्ट में ER कहा करते थे, अब ये शॉर्ट में BADR कहलाता है, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ। ठीक है, इस रिलीफ में हम कहते हैं कि अब जो आपकी लिमिट है दैट इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 1 मिलियन। ठीक है, प्लस इसका नाम भी चेंज क्यों करा, वही उसी वजह से कुछ ना कुछ उनको लगा था कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, प्रोविजन में हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोविजन में चेंज हुआ है दैट इज जस्ट टू मेक श्योर कि भाई आपको जो डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है वो तभी मिलेगा जब आप अपने बिजनेस असेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ठीक है ना, टू मेक दैट थिंग क्लियर कि भाई आपको रिलीफ जो मिलने वाला है वो बिजनेस के डिस्पोजल पे मिलने वाला है। ठीक है, तो हम कहते हैं द टैक्स रेट ऑन द बिजनेस डिस्पोजल्स व्हिच क्वालिफाई फॉर बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ इज 10%। और इसकी जो लिमिट है वो फर्स्ट 1 मिलियन का जो गेन होगा क्वालिफाइंग फॉर बिजनेस एसेट डिस्पोजल इज टैक्स एट 10%। आफ्टर दैट आप नॉर्मल 20% पे टैक्स दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बस फर्क आया है लिमिट के अंदर। अब लिमिट जो है वो फर्स्ट 1 मंथ की होगी, 1 मिलियन की हो चुकी है। बाकी जितने भी प्रोविजंस वगैरह हैं वो सारे के सारे जो पिछली बार के थे वो सेम के सेम अभी भी चल रहे हैं। हम कहते हैं क्वालिफाइंग बिजनेस डिस्पोजल सर कैसे निकालोगे, हम कहते हैं क्वालिफाइंग बिजनेस डिस्पोजल निकालने के लिए वही प्रोविजन चलेंगे। हम कहते हैं आपको होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस जो है इंडिविजुअल का या पार्टनरशिप का उसको आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट से कि आपने एक असेट डिस्पोज कर दी। ठीक है ना, हम कहते हैं कि आपने बेसिकली होल या सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ही डिस्पोज ऑफ है। तो एक बिजनेस की सेलिंग की बात की है, सेल ऑफ बिजनेस भी कह सकते हो आप। ठीक, फिर अब आपने बिजनेस सेल नहीं करा, आपने सारी असेट्स बेच दी, इट इज एज गुड एज सेलिंग योर होल बिजनेस काइंड ऑफ। हम कहते हैं आपने पूरा बिजनेस सेल कर दिया है, तो चलो पूरा बिजनेस सेल नहीं करा बट सारी असेट्स सेल कर दी जो मेजर असेट्स थी, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि ये क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सारी असेट्स आएंगी, यहाँ पे मेजर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर छोटी सी एसेट बेची, नहीं। वो जो एसेट होनी चाहिए वो सब्सटेंशियल अमाउंट की होनी चाहिए, प्लस इट शुड बी इफेक्ट, इट शुड हैव एन मेजर इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आप बेसिकली वो एसेट बेच रहे हो जिसके बाद में उस बिजनेस को पहले की तरह कंटिन्यू करने में दिक्कत है। सर आपने ना बिजनेस का फर्नीचर बेच दिया, नहीं, इट्स नॉट क्वालिफाइड, दैट फर्नीचर सेल इज नॉट क्वालिफाइड फॉर बिजनेस डिस्पोजल रिलीफ।
वाई? क्योंकि फर्नीचर बेचने के बाद में बिजनेस बंद नहीं हुआ, ठीक है ना। बट आपने आपकी वो इंटेंजिबल एसेट्स बेच दी, आप सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग, तो आपने अपने इंटेंजिबल वो जो एसेट्स थी आपकी, ठीक है, या जो आपने जो पेटेंट्स डेवलप कर रखे थे आपने, वो सारे के सारे बेच दिए, ठीक है। नाउ यू हैव रेंडर्ड योरसेल्फ कि भाई अब आप वो बिजनेस नहीं कर सकते एक तरीके से, आपने पेटेंट ही बेच दिया, तो नाउ दैट बिजनेस इज एज गुड एज डेड। तो उस केस में आप कह सकते हो कि नाउ इट क्वालिफाइज फॉर बिजनेस डिस्पोजल, ठीक है ना। तो बेसिकली असेट या बिजनेस का कोई ऐसा पोर्शन बेच दे जिसके बाद में बिजनेस को कैरी ऑन करने में दिक्कत हो, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो सीज हो जाए, वो इंपॉर्टेंट। आप शेयर्स भी बेच सकते हैं, भाई मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैंने बिजनेस ही बेचा, मैंने बिजनेस में शेयर्स ही बेच दिए सारे के सारे, तो एक तरीके से मैंने तो मेरा राइट ही बेच दिया ना बिजनेस के अंदर, तो हम उसमें भी अलाउ करते हैं। तो हम कहते हैं द शेयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी एंड द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। या तो देखो खुद की पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी है, या फिर आप उस कंपनी के अंदर एज अ फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय रह चुके हो फॉर एटलीस्ट 2 years। ये लिमिट ध्यान रखना, फॉर एटलीस्ट 2 years प्रायर टू द सेल और डिस्पोजल। हम कहते हैं लास्ट 2 साल के अंदर अंदर आप उस कंपनी के अंदर किसी भी पार्ट टाइम या फुल टाइम पोजीशन पे काम करते थे, ठीक है। अब पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी कैसे पता पड़ती है, उसकी लिमिट वही सेम है आपकी, कि भाई आपकी एटलीस्ट 5% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की आपके पास में होल्डिंग होनी चाहिए, या फिर 5% की वोटिंग राइट्स। तो उस केस में आप कह सकते हो कि वो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उस केस में जितनी भी क्वालिफाइंग एसेट है फॉर फर्स्ट 1 million, तब तक आपको 10% पे देना पड़ेगा, बाकी सबके ऊपर आप कह सकते हो कि आपको जो नॉर्मल 20% की रेट है उस पर देना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे कैपिटल गेन के पोर्शन में कोई और चेंज तो नहीं। एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं, बिजनेस एसेट का। हाँ जी, हमारे सामने क्वेश्चन देखो, बिजनेस एसेट्स डिस्पोजल रिलीफ इन द, उसके बोल रहा है इन द टैक्स ईयर 2021 कैटी सोल्ड अ ट्रेडिंग बिजनेस which she set up in 2008 and realized the following gains। आपने फैक्ट्री सोल्ड करी है, उस पे आपको इतना गेन हुआ है, आपने गुडविल सोल्ड करी है, वेयर हाउस पे लॉस हुआ है आपको, और आपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची ना। यहां दिक्कत, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट अ बिजनेस असेट, और बिजनेस असेट डिस्पोजल नाम में लिखा है बिजनेस असेट डिस्पोजल रिलीफ। कब मिलेगा, जब आपने वो असेट बेची जो ट्रेडिंग एंड प्रोफेशन के काम आ रही थी, बिजनेस के काम आ रही थी, जिसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता था। क्या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बिना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते थे? बिल्कुल हाँ। ये जो नाम में चेंज हुआ है ना, इसके पीछे का रीजन भी यही है कि भाई बिजनेस असेट के डिस्पोजल की बात की जा रही है। पहले एंटरप्रेन्योर रिलीफ था ना, तो प्रोविजन समझने में दिक्कत आती है। अब नाम में ही उसका मतलब है बिजनेस असेट डिस्पोजल, बिजनेस की असेट को डिस्पोज करने पे मिलने वाला बेनिफिट। तो इसका मतलब वो असेट जो बिजनेस के काम आ रही है, इन शॉर्ट अगर अपन बोले तो, अगर हम पूरा क्वालिफाइंग वाला पोर्शन पूरा डिटेल में ना भी पढ़े और सिर्फ शॉर्ट में भी दिमाग में रखना हो, तो अपन ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि बिजनेस की असेट्स, जो असेट जो बिजनेस के काम आती है, इसलिए इसका नाम बिजनेस असेट डिस्पोजल रिलीफ हो गया। तो क्या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी बिजनेस के काम आने वाली एसेट है क्या? नहीं, इसके बिना बिजनेस चल सकता है। तो इसका मतलब ये क्वालिफाई नहीं करेंगे, इट इज नॉन क्वालिफाई। ये बाकी के क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, कैटी ऑल्सो सोल्ड हर ओन हर शेयर इन एन अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी एंड रियलाइज्ड अ गेन ऑफ 400,000। She owned 25% of the ordinary share of the company which she purchased 10 years ago. She has worked for the company on a part-time basis for the last 3 years. Katie has not made any other capital disposal in the tax year 2021, but she has capital loss brought forward of 7,800 and has never claimed any BDR in the past. Her only source of other income is a trading profit of 43,650। अब सबसे पहले भाई नॉन क्वालिफाइंग वाले को डील कर दो। नॉन क्वालिफाइंग वाला हमारे पास में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सर, ये है 2,300 की, ठीक है। इसमें सबसे पहले ईए का बेनिफिट दे देंगे, तो 12,300 का आपको ईए का हमने बेनिफिट दे दिया यहाँ पे सबसे पहले इस प्रॉपर्टी पे। क्योंकि भाई जिसके ऊपर आपको पहले से 10% से बेनिफिट मिलने वाला है, उसके ऊपर क्यों फालतू में ईए को वेस्ट करो, हम हमेशा ये कहते हैं टैक्स प्लानिंग के अंदर, ठीक है। अब आपकी जो क्वालिफाइंग एसेट्स है उनको ट्रीट करते हैं सर। क्वालिफाइंग एसेट में 2,75,000 का फैक्ट्री है, 3,30,000 की गुडविल है, वेयर हाउस में लॉस हुआ है, तो वेयर हाउस के लॉस को इसमें से एडजस्ट कर देंगे। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास में सर क्वालिफाइंग एसेट में प्रॉफिट है हमारे पास में 2,75,000 का, यहाँ पे गुडविल का प्रॉफिट है हमारे पास में 3,30,000 का, वेयर हाउस का लॉस है, लॉस को एडजस्ट कर लिया, तो हमारे पास में 5,05,000 का प्रॉफिट है।
अब इसमें आपने देखो शेयर जो सेल करें, शेयर्स की कंडीशन क्या है, या तो 5% से ऊपर पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी होनी चाहिए और उसमें हम लास्ट दो साल में पार्ट टाइम बेसिस या फुल टाइम बेसिस पे काम करनी चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 25% शेयर होल्डिंग है तो 5% ज्यादा भी है आपकी, प्लस पिछले 10 सालों में से 3 साल आपने पार्ट टाइम बेसिस पे काम भी करा, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये हमारी पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी है। पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी में अगर आप शेयर सोल्ड करते हो तो उसमें कहते हैं कि दैट आल्सो क्वालिफाइज फॉर नाउ बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ। तो ये 4000 के ऊपर भी आप क्वालिफाइंग एसेट की तरह बीडीआर क्लेम कर सकते हो। तो हमने इसको भी 400,000 को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपका टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट हो गया 9,05,000 का। हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि पहले कभी भी शी हैज नेवर क्लेम्ड एनी बीडीआर इन द पास्ट। इसका मतलब पूरी 1 मिलियन की लिमिट हमारे पास में इंटैक्ट पड़ी। अब जब 1 मिलियन की इंटैक्ट पड़ी और हमें तो 9,05,000 ही चाह रहा है, तो पूरे 9,05,000 के ऊपर 10% से टैक्स दे देंगे तो 90,500 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब जो हमारा नॉन क्वालिफाइंग बच रहा है, तो नॉन क्वालिफाइंग में हमने सबसे पहले वो तो एडजस्ट कर लिया था, 12,300 का हमारा ई है। साथ साथ में देखो हमारे पास में लॉस भी पड़ा है ब्रॉड फॉरवर्ड, तो इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को भी हम कहते हैं कि भाई उस अमाउंट के साथ में एडजस्ट कर लो जिनके ऊपर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे तुमने 1,88,000 में से 78,000 यहाँ पे तुमने 7,800 तुमने यहाँ पे लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 1,80,200 का अमाउंट। ठीक है, और इस अमाउंट के ऊपर अब हम हायर रेट के ऊपर टैक्स लगा देंगे। हायर रेट पे टैक्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब भी आपने किसी भी टाइप का रिलीफ क्लेम करा है, ठीक है, किसी भी टाइप का बिजनेस रिलीफ अगर आप क्लेम कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि आपकी जितनी भी अनयूज्ड बेसिक रेट थी, आपकी जितनी भी अनयूज्ड बेसिक रेट थी, वो उसका बेनिफिट हम मान लेंगे कि आपने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। ठीक है ना, जो भी आपकी बेसिक नील रेट बैंड था उसका बेनिफिट हम कहते हैं कि आपने यहाँ पे क्लेम कर लिया है, हम ये मान लेंगे पहले से। अपने केस में थोड़ा सा बच रहा है क्योंकि देखो उसकी जो इनकम है ना, वो आपको दे रखी है 43,650। तो 43,650 में से अगर आप पी एल एस करते हो तो आपके पास में अमाउंट निकल के आता है 31,150 का। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बेसिक रेट बैंड में से आपके पास अमाउंट बच रहा है। फिर आप 37,500 माइनस 31,150 करते हो तो आपके पास में 6,350 का अनयूज बैंड बच जाता है। अनयूज नील रेट बेसिक आपका बैंड बच रहा है। बट हम कहते हैं नहीं सर, आपका बैंड बच भी रहा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपका पहले ही क्वालिफाइंग गेन जो आपके थे, जिसके लिए आपने बेसिक आपने बिजनेस एसेट रिलीफ क्लेम कर लिया, हम मानेंगे आपने उसमें यूज कर लिया है, आपको अलग से उसके ऊपर वापस से बेनिफिट लेने की जरूरत है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ये 36 आपको जो 90,000, ये जो आपका 1,82,000 का जो गेन आ रहा था ना, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले 6,350 के ऊपर हम कहते हैं कि आप लो रेट पे टैक्स लगाओ और बचे हुए के ऊपर आप हाई रेट पे टैक्स लगा सकते थे। बट अब क्योंकि हम मान रहे हैं कि भाई आप जब क्वालिफाइंग गेन ले लेते हो, किसी भी तरह का बिजनेस ले लेते हो, तो जितना भी आपका अनयूज फिगर है वो आपका यहाँ पे यूटिलाइज होता है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो उस केस में अब आपको यहाँ पे सीधा हायर रेट जो 20% की रेट है उसी पे आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो 1,80,200 के ऊपर हमने 20% टैक्स लगा लिया। ये पॉइंट ध्यान रखना। ये पहले भी सेम था बट जस्ट अभी बता रहा हूँ कि इस पॉइंट का ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी अपने भूल जाते हैं। ठीक है, तो चेंज जो हुआ है वो बस इस 1 मिलियन की लिमिट में हुआ है आपके साथ में इस प्रोविजन के अंदर। ठीक है, और नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो नाम से अब ध्यान रखना है इसको कि भाई यहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस असेट्स के ऊपर, उन बिजनेस असेट्स जिनके बिना बिजनेस नहीं हो सकता, प्लस कोई इंडिविजुअल असेट नहीं होने चाहिए, सब्सटैंशियल बिजनेस का पूरा पोर्शन बिकना चाहिए। ठीक है, या उस असेट के बिना बिजनेस हो ही नहीं सके, ऐसी असेट बिक जाए, तो हम कहते हैं कि आपको वहां पे क्वालिफाइंग बिजनेस रिलीफ मिलता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ में आपके सारे अमेंडमेंट्स होते हैं पूरे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।